वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 31 टू 40 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 31 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई एम्प्लॉइज आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयर। तो दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं और ये देखना है कि एम्प्लॉइज किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ऑप्शन ए है कि टू कंपेयर द बिजनेस विद इट्स कंपेटिटर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू सीक एम्प्लॉयमेंट विद वन ऑफ दोज कंपेटिटर्स। इसमें बिल्कुल वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कंपेटिटर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो वहाँ पर स्विच कर सकते हैं। सेम नेचर ऑफ जॉब होती है तो ये उनसे रिलेट कर सकता है। ये करेक्ट आंसर होगा। दूसरा है टू असेस द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन द लोकल इकोनॉमी, कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। इसमें इम्प्लाइज एज अ ह्यूमन बीइंग तो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इसके यूजर नहीं है। इसमें जनरल पब्लिक और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स इंटरेस्टेड होते हैं इस चीज में। थर्ड है टू असेस वेदर द बिजनेस विल कंटिन्यू इन टू द फोर्सेबल फ्यूचर। ये भी क्योंकि एम्प्लॉयज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर बिजनेस ऐसा है कि उसके हालात बहुत खराब है, बंद होने वाला है, तो वो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे, इधर उधर अपनी दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे। ये भी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट वन है कि टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन इट। तो इन्वेस्ट करने के लिए तो इन्वेस्टर का कंसर्न होता है ये कि भाई इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये इंप्लाइज का कंसर्न नहीं होगा। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हमारे करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन 32 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर ग्रुप रिक्वायर द मोस्ट डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहली बात हो रही है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के पास तो इंटरनल सोर्सेज से सारा डाटा मौजूद होता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहीं ज़्यादा डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उनके पास होती है। फिर है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। यस, इन्हें डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको ये अपने उन एनालिसिस में यूज़ करते हैं, जिससे ये फैसला कर सकें कि क्या इन्होंने कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह, इनको टैक्स रिटर्न वगैरह से भी डाटा मिल जाता है और ये हर किस्म की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये सिलेक्टेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। इम्प्लाइज भी सिलेक्टेड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, लाइक ग्रोथ के चांसेस क्या हैं और इंक्रीमेंट के चांसेस क्या हैं, रेवेन्यूज में क्या इंक्रीज आ रहा है एंड सो ऑन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 33 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई लैंडर्स आर इंटरेस्टेड। लैंडर्स जो बिजनेस को लोन देना चाह रहे हैं या दे चुके हैं, आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। पहली बात तो ये है कि लैंडर्स आर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये इसमें लैंडर्स इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, ये सिर्फ अपनी लोन की रिकवरी तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहे होते हैं। दूसरा है लेंडर नीड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। वंस अगेन ये इनका मेन कंसर्न नहीं होता। प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये इस हद तक इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट जरूर हो रहा हो कि इनको इंटरेस्ट मिल जाए, तो इंटरेस्ट पेमेंट की हद तक इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड है कि लेंडर वांट टू असेस द एंटिटीज कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे लोन ऑन टाइम। ये इनका मेन कंसर्न है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फिर ऑल ऑफ द अबव, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बनता है। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं बनता, तो मेन कंसर्न इंटरेस्ट और लोन रीपेमेंट ही है, देयरफॉर ऑप्शन सी को हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 34 है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ कंपनी। कंपनी में मैनेजमेंट चला रहे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अंडर द लॉ उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करें। यहाँ पर पहला ऑप्शन है शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स ऑनर्स होते हैं लेकिन ये कंपनी को मैनेज नहीं कर रहे होते, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंपनी में मैनेजर्स जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट नहीं होते, टॉप मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और लॉ के मुताबिक डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और ऑप्शन डी इसलिए ठीक नहीं है कि ऑल ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट, सिर्फ डायरेक्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऑप्शन सी को पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 35 है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। अच्छा, इसमें वैसे तो इन्हें बनाने की जरूरत ही नहीं होती, तो सो नो बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, बट अगर कभी बना रहे हो किसी भी वजह से तो फिर पार्टनर्स बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है पार्टनर्स फॉर पब्लिक डिस्क्लोजर। अब यहाँ पे पर्पज उन्होंने डिफाइन कर दिया पब्लिक डिस्क्लोजर, जो कि गलत है। यानी पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए तो पार्टनर्स की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पार्टनरशिप में पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर ये पब्लिक डिस्क्लोजर ना लिखा होता तो फिर हम पार्टनर को सिलेक्ट कर लेते।
ऑप्शन बी है कि देयर मे बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप अदर देन फॉर टैक्स पर्पजेज। तो लॉ के मुताबिक तो बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवानी हो वो भी अगर उन पर अप्लाई हो रही हो तब, अदरवाइज वहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैनेजर्स और अकाउंटेंट की इसमें कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन नहीं बनती। सो ऑप्शन बी को हम करेक्ट कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन 36 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल यूजर। तो अगर हम देखें जो लैंडर्स होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह जिनसे लोन लिया होता है वो भी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब है जो ऑर्गेनाइजेशन से आउटसाइड है। इन्वेस्टर ये भी एक्सटर्नल होते हैं, कस्टमर ये भी एक्सटर्नल होते हैं, मैनेजमेंट एक इंटरनल यूजर है और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 37 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर वो जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, तो एम्प्लॉइज तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे होते हैं, इंटरनल है। मैनेजमेंट भी इंटरनल यूजर है। सप्लायर आल्दो के ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे होते हैं लेकिन ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। एग्जेक्टिव डायरेक्टर एक ऐसे एग्जेक्टिव डायरेक्टर मैनेजमेंट लेवल पर एक टॉप लेवल एम्प्लॉय का नाम ही है, तो ये इंटरनल यूजर ही होते हैं। तो ऑप्शन सी है जो इंटरनल यूजर नहीं है। क्वेश्चन 38 है कि द मेन सोर्सेज ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर। तो पहला ऑप्शन है कंपनी लॉ, बिल्कुल पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप का मेन सोर्स है। दूसरा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल हैं। टैक्स लॉ और सेल्स टैक्स एक्ट ये नहीं है क्योंकि ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है और टैक्स की जो कंपुटेशन है वो डिफरेंट वे में होती है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं आते। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ये हमारे करेक्ट आंसर होंगे। क्वेश्चन 39 है कि एन एंटिटी विद 31 दिसंबर ईयर एंड हैज bought a machine for rupees 1 million with the down payment of 200,000 and remaining payment of rupees 800,000 would be made after a month. The transaction happened on 15 दिसंबर, ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। What would be the effect of the transaction? अच्छा, अब इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो पहली बात है मशीन की, तो 1 मिलियन की मशीन का एसेट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट के हिसाब से देखें तो डेबिट होना चाहिए। 200,000 की पेमेंट कर दी तो जो कैश का बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 800,000 की, ये अभी पे नहीं की, ये 1 मंथ के बाद पे करनी है। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 1 मंथ नहीं गुजरा तो ये अमाउंट अभी भी पेएबल होगी, तो लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज हो जाएंगी 800,000 से। तो हमारे पास जो 3 ऑप्शन हैं उन पहला देखें कि मशीन 1 मिलियन से इंक्रीज होनी चाहिए, तो ये सिर्फ ऑप्शन सी में ठीक है। लाइबिलिटीज़ 800,000 से इंक्रीज होनी चाहिए, यहाँ पर ये भी ठीक है। कैश डिक्रीज होना चाहिए 200,000 से, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 40 है कि परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या टोटल एसेट इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे, या एसेट और लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, या टोटल एसेट अनचेंज रहेंगे? देखिए, जब आप मशीनरी परचेज करते हैं तो सबसे पहले एसेट ऑफ मशीनरी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश में पेमेंट करने की वजह से सेम अमाउंट से हमारा कैश का एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो एक टाइप का एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरी टाइप का एसेट डिक्रीज हुआ सेम अमाउंट से, तो ओवरऑल टोटल एसेट्स पर जो नेट इफेक्ट होगा वो नील होगा, यानी टोटल एसेट्स हमारे अनचेंज रहेंगे इस ट्रांजैक्शन के बाद। So that's all for today. Have a good day.